9 सितंबर बजाज ग्रुप की कॉन्ग्लोमरेट कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपना आईपीओ इशू किया मार्केट में। पर शेयर की कॉस्ट 66 टू 70 के बिटवीन रखी थी और इसका टोटल शेयर्स 72 करोड़ 75 लाख के अप्रॉक्सीमेटली इशू किए गए थे। 3 दिन तक बिडिंग चलती है, 9 सितंबर, 10 सितंबर और 11 सितंबर। बिडिंग क्लोज होने के बाद मार्केट को कुछ ऐसा मैसिव रिस्पॉन्स मिलता है जिसका मार्केट ने शायद दूर दूर तक नहीं सोचा था। आज से 63-64 गुना ज्यादा बिडिंग लगती है, यानी आज तो सिर्फ 72 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट की शेयर की थी, लेकिन इससे 64 गुना ज्यादा यानी 4628 करोड़ की बिडिंग लगाई जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि हिस्ट्री का पहला आईपीओ डिबेट है जिसने अपनी आस्क से 64 गुना ज्यादा बिडिंग देखी है। आखिर कैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस इतनी वैल्यूएबल कंपनी बन गई? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन दिस होल वीडियो। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि ये बजाज ग्रुप की एक कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है। कॉन्ग्लोमेरेट मीन्स कह सकते हैं एक ग्रुप जो कि सेवरल कंपनी से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही बजाज ग्रुप के अंडर 40 कंपनीज आती हैं। अगर हम बजाज ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये इंडिया पे 5वें नंबर पे आ गई है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ के पार हो गया है। पहले नंबर पे रिलायंस आती है, दूसरे नंबर पे टीसीएस आती है, तीसरे नंबर पे एचडीएफसी आती है, चौथे नंबर पे आपकी अडानी ग्रुप्स आती है और 5वें नंबर पे बजाज ग्रुप आती है। अगर इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में जानना है तो हमें थोड़ा इसका इतिहास देखना पड़ेगा कि कैसे इसकी इतनी ग्रोथ हुई और कैसे ये इतनी वैल्यूएबल कंपनी बन गई। बात शुरू होती है 4 नवंबर 1989 से, जब जमुनालाल बजाज का जन्म हुआ था। जमुनालाल बजाज जो कि बजाज ग्रुप के फाउंडर हैं, इनका जन्म राजस्थान के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट सीकर के एक गरीब परिवार में हुआ था। लोग कहते थे कि भाई ये इनका जन्म तो गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन किस्मत से ये बहुत धनी थे, क्योंकि जब ये 5 साल के थे तो वर्धा के एक अमीर सेठ बजराज बजाज ने इनको अपने पोते के रूप में गोद ले लिया था और अपने साथ वर्धा महाराष्ट्र लेके चले आए थे। अब बात करें बजराज बजाज की तो वो महाराष्ट्र के एक जाने माने व्यापारी और एक सम्मानित व्यक्ति थे, जिनके पास बहुत संपत्ति भी थी। और अब आता है 1905, जब बैचराज बजाज ने अपना पहला कदम कॉटन गिनिंग फैक्ट्री में डाला और उसे महाराष्ट्र के वार्धा में स्टैब्लिश किया। इसमें जमनालाल बजाज भी उनकी बहुत मदद करते थे। हालांकि जमनालाल बजाज उस समय 17 वर्ष के थे और 17 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना व्यापार संभाल लिया था। यहाँ तक कि जमनालाल बजाज बहुत से शहरों में जाते थे कॉटन से जुड़ी व्यापारी जानकारी के लिए। और धीरे धीरे 1915 तक जमनालाल बजाज ने बॉम्बे में इसका ऑफिस भी ओपन करवा लिया था। धीरे धीरे महाराष्ट्र के कोने कोने में ये बिजनेस एक्सपेंड हो रहा था और आता है 1926, जब ये छोटा सा कदम एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर की तरफ मुड़ गया था। और यहाँ तक कि मोटा मोटा बात करें तो 1926 में बजाज ग्रुप ऑफ फाउंडेशन की नींव रख दी गई। बजाज फैक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो गई थी और वहां से जमनालाल बजाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और यहाँ तक कि जमनालाल बजाज सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान नहीं देते थे, बल्कि इनका भारत की स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है। महात्मा गांधी के साथ मिलकर इन्होंने असहयोग आंदोलन से लेकर कृषि मिशन तक साथ दिया था। यहाँ तक कि इन्होंने अपना तन मन धन सब भारत की स्वतंत्रता पर समर्पित कर दिया था। एक तरफ जहां जमनालाल बजाज आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरी तरफ इनके बेटे कमल नयन बजाज इनका बिजनेस एम्पायर आगे बढ़ा रहे थे। 1930 में इन्होंने डेक्कन आयुर्वेदाश्रम फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड की भी स्थापना की थी, जो कि आगे जाके 1940 में बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड में कन्वर्ट हो गई थी। और 1 साल बाद इन्होंने अपना कदम शुगर इंडस्ट्री में भी रख दिया और 1931 में इन्होंने हिंदुस्तान शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना की, जो कि 1988 में कन्वर्ट हो जाती है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड में। 1937 में लाला मुकुंद लाल उस समय के बहुत बड़े व्यापारी थे। वो लाहौर में अपनी एक कंपनी सेटअप करते हैं, मुकुंद आयरन और स्टील वर्क्स। कुछ कारणों की वजह से वो उस कंपनी को चला नहीं पाते, तो महात्मा गांधी जी के कहने पे जमनालाल बजाज ने उसे अक्वायर कर लिया और उसका नाम 1940 में मुकुंद लिमिटेड रख दिया। और अब आता है 1945,
द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ बजाज ग्रुप। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बजाज ऑटो लिमिटेड की। 1945 में इसका नाम बैचलर्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड था, लेकिन 1960-61 आते आते इसका नाम बजाज ऑटो लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाता है। उस समय ये अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, 2 और 3 व्हीलर ये बाहर से इम्पोर्ट करा के इंडिया में बेचते थे। लेकिन आज़ादी के बाद 1948 में ये अपना पहला 2 व्हीलर स्कूटर प्रोड्यूस करते हैं इन इंडिया। हालांकि 1948 में सिर्फ इन्होंने अपना एक शोपीस स्कूटर मैन्युफैक्चर किया था। इनकी मेन मैन्युफैक्चरिंग 10 साल बाद यानी 1959 में चालू होती है, जब इनको पियाजियो इटली का लाइसेंस मिलता है और अपना ये पहला स्कूटर वास्पा 150 मैन्युफैक्चर करते हैं। और एक साल बाद यानी 1960 में इनका बैचलर्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट हो जाता है बजाज ऑटो पब्लिक लिमिटेड में, जो कि इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पब्लिक में इशू होने लगते हैं। धीरे धीरे ये बिजनेस एक्सपेंड होने लगता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम तब आती है जब मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा आने लगती है। उस टाइम सीईओ की बात करें तो राहुल बजाज बजाज ऑटो के सीईओ थे। उस टाइम गवर्नमेंट के कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप 20,000 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन लोगों की डिमांड ज्यादा आ रही थी। लोग आज ऑर्डर दे रहे हैं तो डिलीवरी 1-2 साल बाद ले रहे हैं, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो राहुल बजाज ने गवर्नमेंट के सारे रिस्ट्रिक्शंस को इग्नोर करते हुए अपनी सप्लाई बढ़ाई और लोगों की डिमांड फुलफिल की। उसी के 2-3 साल बाद इन्होंने अपना लेजेंडरी प्रोडक्ट बजाज चेतक लॉन्च किया, जो कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। और यही इनका टर्निंग पॉइंट था। इनकी सेल्स दोगुनी चौगुनी हो गई और 1980-1985 तक इनका प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट होने लगा। अब आता है फाइनेंस सेक्टर। बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज में 1987 में अपना पहला कदम फाइनेंस सेक्टर में रखा। और अगर हम आज के समय की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है बजाज ग्रुप के मार्केट कैपिटलाइजेशन में। लेकिन इसकी बात हम